यूनियन सब आपके समस्तीपुर में आई है, तो यहाँ के सभी बच्चों को अब इसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ जितने भी अभिभावक गण आए हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म आशुतोष सर, प्लीज कम हियर। अभिनंदन और स्वागत। बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागालैंड। लास्ट 6 ईयर से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, अनुभव गेन किए हैं, जो आज सबों के बीच आप सबों के बीच जो है हम कुछ बताना चाहेंगे। बच्चे करियर में ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं या फिर आपको जैसे ही 5 to 10 जो अपना डिवीजन के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और सीनियर डिवीजन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो होता क्या एक्चुअली में जो यूनियन में आज से 16 साल पहले पीसीसीपी डिवीजन का लॉन्च किया, हर साल डिवीजन में रखा गया है और 9-10 पार्ट को जो होगा आपको 8 हो, 9 हो, 10 हो। तो सबसे पहले हम लोगों को बोर्ड का क्लास ध्यान में रखते हुए, बोर्ड का सिलेबस ध्यान में रखते हुए और आगे की जो स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होती है, जैसे हो गया आपको एनटीएससी और बहुत ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट है, ओलंपियाड है, एनटीएससी जैसे एग्जाम हो गए जो आपको कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ करते हैं, यानी आगे की फ्यूचर डिसाइड करवा देते हैं अच्छी तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो इसका सिलेबस, यहाँ का जो मटेरियल की रिगार्डिंग हम लोग कैटेगरी पार्ट में मूव कर रहे हैं। हम लोगों को जो लेक्चर प्लान होगा वो प्री डिफाइंड होगा, जो कोटा सेक्टर पे चल रहा है या रिजोनेंस की जो प्लान फॉलो हो रही है वही लेक्चर प्लान यहाँ पे भी फॉलो होगी। और जो टेस्ट का अनाउंसमेंट डेट होगा, अब यहाँ पे ऐसे आएंगे सब टेस्ट वगैरह हो गया, टेकी क्विज हो गई या फिर हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखिए कुछ अपना अनुभव हम लोग शेयर करेंगे। मैं अपना, क्योंकि मैं भी जो हूँ, जैसे कोई बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं तो बहुत सारी चीजों से फेस करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन द सेंस, जैसे बच्चे 11th में मूव करते हैं या फिर कोई न्यू क्लास चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं जैसे सीनियर डिवीजन हल्का सा बात कर लूं मैं, जो जैसे ही बच्चे क्लास चेंज होता है तो सिलेबस भी चेंजिंग होती है। और सिलेबस ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो भी सपोर्ट होगा हमारे बच्चे के लिए हम लोग पूरी तत्परता से करेंगे। यहाँ पे टेस्ट के रिगार्डिंग ब्रीफली बता के चले ही गए हैं, ब्रीफली बता ही चुके हैं। मैं उन पॉइंट्स को छोड़ के मैं सबसे पहले बात अगर सिलेबस की है तो वो सर ने बता दिया है। बात सबसे बड़ी बात ये है ना कि टाइम मैनेजमेंट बच्चे कैसे करें। मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, आखिर 24 घंटे ही मिलते हैं, इसी 24 घंटे में सब अपना पूरा काम कर लेते हैं। किन्हीं के पास एक्सक्यूज बच जाता है कि सर मेरा काम नहीं हो पाया, मुझे टाइम नहीं मिला है। तो टाइम को मैनेज कैसे करना है, इसमें मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ। कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने वर्क में लगे हुए, आपके किसी दोस्त ने कॉल कर दिया, चल भाई आज मेरा बर्थडे है, पार्टी कर लेते हैं, तो वहाँ आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं ये काम तो सब इम्पोर्टेंट हैं। हर कुछ आदमी जो अपना रेगुलर बेसिस पे करते सारे काम इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से इम्पोर्टेंट जो हमारा सबसे, एक विद्यार्थी के लिए एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म जो अभी है वो पढ़ाई है, इनकी वैल्यू होती है। तो हमें हमारी ज़िंदगी में जो भी काम है, हमारे दिनचर्या की जो भी काम है, वो सब बात की बात है। पहले हमारा जो पढ़ाई काम है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, इसके लिए हमें कोई टाइम नहीं बनाना पड़ता है, वो हमें जब नीड होती है वो हम उस चीज़ को कर लेते हैं। तो हमें पढ़ाई के छोड़ के हमें बाकी चीज़ के टाइम बनाना चाहिए कि मैं इतना घंटा पढ़ाई कर लूँगा, उस बीच में अगर कभी बनाते हैं हम लोग तो पढ़ाई का शेड्यूल ना बनाएं, क्योंकि वो तो हमारा कर्म और धर्म है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। हमें अगर शेड्यूल बनाते हैं तो उस टाइम में आप कुछ ऐसा काम कर लीजिए जो आपको मतलब बेनिफिट दे, कुछ आपको प्रोग्रेस करें, प्रोडक्टिव स्किल्स आपके हों। जैसे कि मान लीजिए कि आप एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई। डिसाइड इसके कि अगर मान लीजिए आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो उस टाइम में आप फ़ोन में अगर आप फ्री हैं तो ये भी देख सकते हैं कि कुछ नया नया चीज़ें कैसे बनाए जाते हैं। लैक हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगा। तो अपने ऐसे होते हैं बहुत सारे बच्चे या कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही रहते हैं,
अब वो घर पे हैं तो घर पे तुरंत बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं, तो आप आराम से यहाँ इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। क्लासेस ऑफ होती है शाम तक, बनाया गया है लाइब्रेरी में आपको हर कुछ मिलेगा। लाइब्रेरी का जो क्लास बनाया गया है वो आपको एकदम वहाँ पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम लोग सारे प्रॉब्लम है जो, क्योंकि देखिए सबसे अच्छा पढ़ाई जो होता है कोई किताब समझा नहीं सकते हैं। तो आपको ये कि अटेंडेंस गए फिर बीच में वो पूरा दिन कहाँ रहे क्या किए इनका भी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुँचना चाहिए। तो इनके लिए हमारे यहाँ ये सुविधा किया गया है कि हमारे यहाँ हुआ की तरह उसके तरह हमें अपने आप को एकदम वो रखना है कि जैसे ही हमें अगर कहीं से कुछ मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ज्ञान हमें कुछ नॉलेज मिल रही है तो हमें वहाँ पे थोड़ा ये कल करें। बाकी मीन्स होता है बगुला। बगुला क्या होता है ना कि वो अगर नदी में होती है ना और वो एकदम से ध्यान लगाए बैठे रहती है, जैसे उनका टारगेट तो मछली जैसे उनके सामने आती है बगुला उनको दबोच लेते हैं। तो ये वाली क्वालिटी हमें ये बता रही है कि हमें भी ना पढ़ाई को लेकर नहीं पाओगे। तो खाना क्या है अल्प करना है बच्चों को ना, ऐसे भी बच्चों के नहीं हर किसी को मतलब खाना इतना ही खाना चाहिए जितना में कि वो एक लेवल पे रह पाए, वो मतलब ज्यादा ना हो जाए उनको मतलब ऐसा फील ना हो कि अब उनको गैस वेस का प्रॉब्लम सोए हुए रहते हैं। अगर हम बगल से बस गुजारते हैं कोई हलचल ना करे बस नॉर्मल गुजारते हैं इतने में कुत्ते की आंख खुल जाती है। तो हमें ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए सोए हुए पता ही नहीं चला, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर नींद मोटी होगी तो फिर हम अलार्म लगाएं 7 बजे सुबह उठने का पता चला 9 बजे तक अलार्म बज रही है हम नहीं उठे अलार्म उठ गई है। तो ये नहीं करने हैं कि मतलब नींद को पूरी करनी है लेकिन नींद हमेशा अपना पहले से हो रखना है। जिस टाइम में राजा महाराजाओं के अगर बेटे लोग ऐसे पढ़ाई करते थे तो वो लोग अपने उनके पास इतनी हैसियत थी कि वो पूरा यूनिवर्सिटी अपने घर में खोल सकते थे, लेकिन बजाय इसके उन्होंने क्या किया तो उन्होंने गुरुकुल में भेजा। क्योंकि घर में रह के वो शिक्षा नहीं मिल पाती, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, आपको आना पड़ता है, जगह तक पहुंचना पड़ता है। क्योंकि क्या ना कि कभी भी ना प्यासा जो है वो कुआं के पास आता है, कुआं कभी भी प्यासा के पास नहीं आता है। अगर स्क्रीन से मिल जाए तो हमें बस उल्टा के देखना पड़ता है और वो हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले से ही मान लेते हैं कि सर हमसे तो होगा ही नहीं, वो तो हर बार 90% लाता है, मेरा तो 60% आता है, ये हमसे नहीं होगा सर। ऐसा होता है अगर डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो सोचिए फिर एक क्लास में नहीं होते, आप 5 में होते तो वो 8 में होते, ऐसे होते। थोड़ा बहुत सा अंतर होता है, इसलिए क्या एक क्लास में है बस। और कोई भी बच्चा कमजोर या तेज वो ऐसे नहीं होता है। आप किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत करोगे तो आप उस फील्ड के महारत होता है, पढ़ना भी आता है, एक समय आने के बाद आपसे वो चीज छूट जाता है। और शुरुआत करने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट बिगिनिंग। कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि अब टाइम खत्म हो गया, ये महीना खत्म हो गया, अब कभी कोई फायदा ही नहीं हुआ। अभी आपको लगता है कि ये खत्म हो गया है, आपको लग रहा है कि नहीं अब टाइम हो गया, आता कहीं बेकार नहीं जाता, वो कभी ना कभी आपको रिटर्न बैक मिलेगा ही मिलेगा वो। तो बाकी बच्चे अगर आप खुद अगर होशियार रहेंगे, अगर आप खुद इसी पे ध्यान देंगे कि मुझे अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। जो आपको आपका अकल आपका दिमाग समझा सकती है वो आपको कोई फैकल्टी या कोई किताब कोई यूट्यूब चैनल पे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर कभी नहीं समझा सकती। आप लोगों को निरंतर प्रयास करते रहना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। करने के लिए बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये आशुतोष सर है, कुणाल सर है, इन्होंने इतना हमें मोटिवेशन कर दिया है, बता दिया है कि हम रेजोनेंस में क्या कर रहे हैं। बट उससे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि रेजोनेंस में मैं तो पहले उस बात पे जाना हूँ कि रेजोनेंस ही क्यों, तो इस पे बात करने के लिए हम कुछ, लेकिन आज के दौर को देखें तो ऐसा क्या एडवांस होना चाहिए कि हमारे बच्चे सबके साथ कंपटीशन एग्जाम में फाइट कर सके आज के साथ। पहले क्या होता था कि वर्मा सर ने जिन्होंने रेजोनेंस का ओरिजिन स्टार्ट किया 2001 में, और उसी कैटेगरी में उन्होंने आफ्टर 5 इयर्स 2006 डिवीजन, अब पीसीसीबी डिवीजन कहने को पीसीसीबी डिवीजन है। स्कूलों में हम क्या लेते हैं, डाउट पूछ लेते हैं, दैट्स इट। इसके आगे किसी ने फंडामेंटल नहीं लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन सेगमेंट के साथ इन्होंने एंड किया। बेसिकली रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन क्या करता है कि सारे टारगेट बेसिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझती है फर्दर स्टडी करने के लिए। फिर है आईजेएसओ, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होता है, जिसके अंदर पूरी कंट्री मींस इंडिया से टोटल 4 स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, वो भी 4 टाइम रेजोनेंस से बिलोंग पीसीसीबी में क्या है सर ने बताया कि हम लोग एक पर्टिकुलर कैरिकुलम को फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं लेक्चर प्लान।
इस 8 टाइम तक बच्चों को ये आना चाहिए। इसका टेस्ट होता है अराउंड 50 डेज के अंदर, एक ओसीटी जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस वाला, और अराउंड 1 मंथ में एक होता है रिटन टेस्ट, जिसके लिए बच्चे प्रैक्टिस करते हैं कि उनकी रिटन वर्क भी होता है। ऐसे करते हुए हम लोग ये ना सोचेगा कि इसको ही नहीं आता, इवन ये सोचते थे कि टीचर को नहीं आता, पूछूंगा तो बताएगा, सीधा बाद में बताऊंगा। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा हम लोग और एडवांस हो गए, तो हमें उस समय पूछना नहीं, मैं कहूँ मान लीजिए कल मैं एब्सेंट था, आज क्लास की स्टार्ट हुई, तो टॉपिक को आगे रन करेगा, कल वाले को शॉर्ट में समझा करके समझाया जाएगा। लेकिन अगर लगे कि मुझे फिर भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, हम टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं एक बार वापस पढ़ा दीजिए, क्लास में करते हैं ना सब स्टूडेंट। कई बार तीसरी बार कि बीसी काउंट हो गया, फिर हमारे पास सब्जेक्ट मटेरियल जो हमारा है, नो डाउट एंटायर इंडिया में सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो रेजोनेंस का, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूट का देख लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। 12th का बेसिक भी, जब बच्चा 11th और 12th का बेसिक वहां पे रीड करता है, समझता, तो उसको कहीं ना कहीं ये तो हम समझते हैं कि 10th का वो डाउट क्लियर करते हैं, इतना एडवांस हम लोग चलते हैं। अब रेजोनेंस सीक्यू साइंस ओलंपियाड में अपना एक कह सकते हैं सीट रिजल्ट किया है, ओनली 30 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं कंप्लीट इंडिया में इसके लिए, उसमें से एक हमारा रेजोनेंस कोटा सेंटर से है। तो हमारे लिए हर दिन एक अचीवमेंट है कि कुछ ना कुछ होता जा रहा है। एनडीसी एग्जाम हो गया, अब इसके लिए आप सर रिपीट कर रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि ये नाम मैंने क्यों लिया। फर्स्ट और परफेक्ट स्कोर इन जी मेंस में फर्स्ट टाइम इस कोचिंग इंडस्ट्री में रेजोनेंस का स्टूडेंट आया था, जिसका नाम है कल्पित बीरबल, जिन्होंने फर्स्ट टाइम 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था। सेकंड ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट यूपीएससी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आईएएस एग्जाम 2018 स्टार्ट। थर्ड टोटल 4 टाइम स्टूडेंट्स आईजीएसओ में 2010, 2015, 2019 इनके अंदर गोल्ड मेडल रिजल्ट किए हैं रेजोनेंस के स्टूडेंट ने। नेक्स्ट अगर बात करूं ओवरऑल की, अगर मैं बात करूं कि मेरा मोटिव ये है कि व्हाई वी सेलेक्ट रेजोनेंस ओनली, व्हाई नॉट अदर इंस्टीट्यूट। अदर भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, जाने का है। हर दिन हम देखते हैं कि हर एक मीडिया के अंदर हर कोचिंग का कुछ ना कुछ शो होता रहता है। रेजोनेंस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा मार्केटिंग पे नहीं करता, वो क्या करता है, वो अपने रिजल्ट बेस्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाता है। फॉर एग्जांपल समस्तीपुर के आज के न्यूज़पेपर की जो फ्रंट कॉपी है, और हम लोग किसी भी थिंग को परचेज करने से पहले उसके फीचर्स देखते हैं, पहली चीज। दूसरा उसका प्राइस वैल्यूएशन देखते हैं, दूसरी चीज। तीसरा ये देखते हैं कि मैं इसको ले रहा हूँ तो इसका कंपैरिजन और कर लेता हूँ 3-4 जगह से। जब जाते हैं वहां पे, तो वहां पे जाके हमें सिर्फ रेजोनेंस या फिर किसी सिस्टम में जाएं तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट मिलते हैं, वो आपको हमें सब कुछ बता देते हैं, हमारा ऐसा ऐसा करिकुलम रहेगा, ये रहेगा। पर यहाँ पे क्या है कि सारी टीम आपके सामने प्रेजेंट है, आज प्रेजेंट है, हमेशा प्रेजेंट है। जब आप मिलोगे इन कैंपस में मिलेंगे, आप डायरेक्टली उस टीचर से बात कर सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में, बच्चे कैसा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए इतनी दूर यहाँ आए। कोटा रेजोनेंस ने तो स्टेप उठाया, जो समस्तीपुर रेजोनेंस ने हमें यहाँ बुलाया है, तो एक बिलीव है आप लोगों का हम पे, सर्कुलेंट है, उसका माइंड अभी डेवलप हो रहा है, वो इतना नहीं सोच पा रहा। दूसरा हम एक लेवल पे उसके साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग पेरेंट्स, उनका सपोर्ट हमें हमेशा चाहिएगा कि बच्चा कोचिंग में क्या कर रहा है, वो हमसे डीलिंग करे, और घर पे वो कितना टाइम अपनी सेल्फ स्टडी को दे पा रहा है वो हमें बताए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स खुद भी आके हम बता सकते हैं, अगर बच्चे को डाउट है प्लीज इसको सॉल्व आउट कीजिए, वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि तीनों की स्ट्रिंग जब जुड़ जाती है ना, तो एक अच्छा लेवल मुकाम हासिल होता है। जो मैंने इतने सारे नेम बताए, कहने को है कि यूपीएससी टॉपर किया है, कहने को है कि जी एडवांस टॉपर किया, कहने को है कि उसने आउट ऑफ इंडिया अपनी उस कॉलेज में स्टडी कर रहा है, ये सारे नाम बताने का रीजन एक ही है, इन सबका जो बेस स्टार्ट हुआ था ना, वो बेस ना पीसीसी, वही हमें चेक करना होता है और वहीं से रिजल्ट बना के दे देते हैं कि हाँ हमारा बच्चे ने क्लास टॉप किया है, स्कूल टॉप किया है। जब यहाँ पे आप टॉपर्स की बात करोगे, यहाँ पे टॉपर्स डिफरेंट कैटेगरीज में आएगा। पहला सेंटर में टॉप, दूसरा ऑल ओवर इंडिया में मेरा बच्चा इस क्लास में कौन से लेवल पे है, वो भी वहां पे पता चलता है। बच्चा नो डाउट यहाँ पढ़ रहा है, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो कोटा मेन सेंटर है हमारा, वहां पे भी ये सारी रिपोर्ट आती है कि हाँ हमारे इंडिया में कितने स्टूडेंट हैं, वो इतना
कवर अप कर रहे हैं। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है, देखा होगा आपने कि किसी भी इंस्टीट्यूट में देख लीजिए कि हर बार ये कोई जरूरी नहीं है कि कोटा मेन सेंटर का बच्चा टॉपर होता है। कहीं दिखा है कि कोटा सेंटर ओनली? नहीं, मे बी वो समस्तीपुर है, मे बी वो पटना है, मे बी वो हैदराबाद है, सबके बेस सेंटर है। जैसे एक हमारा बेस सेंटर समस्तीपुर में आज ही लॉन्च हुआ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोटा में पढ़ाई होती है, कोई यहाँ नहीं होती, सब होगी। क्योंकि जब उतनी दूर से टीम यहाँ आ रही है तो उतनी मोटिवेट यहाँ। थैंक यू महेंद्र सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। भविष्य हम नहीं बदल सकते हैं, बेशक ये सभी कहते हैं कि मेरी तो भविष्य नहीं है। ताकि आपको रेजोनेंस के बारे में थोड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट स्पीक मिले। My introduction is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance, PCCP Division, which is Pre-Foundation Career Program, Career Year Program. So, as my introduction, in past 10 years, I am involved in education sector. Okay, but regularly 6 years, continuously 6 years, I am teaching in this field in the physics department. So I have mentored more than 5,000 students last 10 years overall for training competitive examination such as Olympiads like that, NTSC, NSTSC, SOF, Mathematics Olympiad, some Science Olympiad, many Olympiad, and very prestigious examination. One among all, International Junior Science Olympiad, formerly known as IJSO. Okay, this Olympiad exam is very prestigious. So I want to discuss here in detail about IJSO exam because normally Olympiad some students, some parents are aware about Olympiad such as NSOs and school level also. But I will give some facts about IJSO exam, International Junior Science Olympiad. तो इस ओलंपियाड के बारे में क्यों बात करना चाहेंगे, मैं कुछ फैक्ट दूंगा यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना रहेगा, ठीक है, कि मुझे पीसीसीपी प्रोग्राम क्यों हेल्प करेगा। स्टार्ट पीसीसीपी प्रोग्राम में ही खासकर होता है, ठीक है, पीसीसीपी हम करवाते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई बच्चा या पेरेंट्स तो यहाँ पे प्रेजेंट हो कह सकते हैं कि मुझे प्रिपेयर करना क्यों है ना, मुझे प्रिपेयर क्यों करना है, एडवांटेज है। 2-3 फैक्ट मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन 7 IITs नीट सिलेबस। अब आप सोच सकते हैं 70% जिसका प्रिपेयर होगा, क्लास 9th की बात है, आईजेएसओ एग्जाम 13-14 ईयर की एज में ही होता है और इसी में आपको फाइट करना होता है। तो 70% सिलेबस यही नीट का कवर हो जाता है। अब आप पेरेंट्स ये डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बच्चे सोच सकते हैं कि इतना पढ़ने के बाद जब बच्चा वो 11th में आएगा तो इसका कंपटीशन किससे होगा फिर? इसका मतलब यही बच्चे होते हैं जो टॉप 100 में रैंक सिक्योर करेंगे। क्योंकि सबने सारी बातें कंप्लीट कर ली, तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट व्यू में जा रहा हूँ। बच्चे रैंक कैसे होल्ड करते हैं वो थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, इसी में से करेंगे। और क्या फायदे हमारी कंट्री को, जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं ना, ओलंपिक के बारे में सबको आइडिया है, लेकिन जो हमारे बच्चों का भविष्य है उसके बारे में बहुत कम लोग खबर है। आई मे बी करेक्ट, आई मे नॉट बी करेक्ट, ओके, पर कैसे होगा, ये कंट्री को हमारे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ओलंपिक में 3-4 लोग हमारे देश के लिए खेलते हैं, कंट्री के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं ना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। इन द सेम सिचुएशन क्लास 9 में बच्चा फाइट करेगा इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल के लिए। तो आप सोच सकते हैं इतने बड़े लेवल का एग्जाम, ठीक है, उसकी अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है जो कि अवेलेबल नहीं है।
जनरली बस बच्चों में अवेयरनेस जेईई और नीट को होती है। अराउंड 70% जेईई और नीट कवर्ड। एंड आपको पता होगा वेल नोन जेईई एडवांस है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है बच्चों के लिए, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये ओलंपियाड आईजीएस का एग्जाम है, कंपैरिजन हार्ड सेम डिफिकल्टी लेवल रहेगा आपका। तो सोचिए क्लास 9 में अगर इतनी सारी चीजें अगर आपको आ जाएगी तो आप अंडर 10 जेईई एडवांस में आराम से आ सकते हैं। और जैसे सर ने बताया, महेंद्र सर ने अभी अंडर 5 बताया ना, 4 गोल्ड मेडल, बहुत बिग अचीवमेंट है, जल्दी आधा नहीं है इंडिया से, मे बी लास्ट वीक ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं इसमें, आप कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे इस एग्जाम से, ठीक है। उसके बाद इस एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होगी या इसके लिए अप्रोच क्या है, और यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा पता होता है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। बुक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बुक्स बच्चों सबसे पहले पढ़ना होता है हमको एनसीईआरटी 9th 10th, ठीक है। और यहाँ का जो मॉड्यूल है तो परफेक्ट नहीं कह सकते, किसी का मॉड्यूल परफेक्ट नहीं है, बट 99.99 कह सकता हूँ काफी बेस्ट मॉड्यूल है, टारगेट टू द ओलंपियाड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको किसी एक सोर्स में बिलीव करना है, ये पढ़ना है एनसीईआरटी। फिर क्या करना है आपको 11th and 12th इस सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप बायो केमिस्ट्री की में भी आप कर सकते हैं। 11th and 10th एनसीईआरटी पढ़ना है, 9th and 10th एनसीईआरटी पढ़ना है, और ये कब पढ़ना है? क्लास 9th में। क्लास 9th में आपको सिर्फ पढ़ना ही था। प्लस एससी वर्मा जो लोग से पढ़ते हैं 11th 12th में होंगे या प्रोफेसर सिस्टम को पता होगा, एससी वर्मा का मोस्ट फेमस ग्रुप वैल्यू 1 and 2 इतना पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले तो जो बच्चे समझते हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि एससी वर्मा पढ़ना और उसको सॉल्व कर लेना, जेईई एडवांस में अंडर 10,000 5,000 रैंक सिक्योर है आपकी, ठीक है। अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया, एक रिसोर्स फॉलो कर लिया तो आप सोच सकते हैं इतनी सारी चीजें रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड्स के लिए। एससी वर्मा 11 12 की सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। मैंने लिखा था 70%, मैंने बहुत कम लिखा है इसलिए कि सेफ साइड में लिख रहा हूं, जनरल ट्रेंड, ठीक है। 70% सिलेबस एंड डिफिकल्टी लेवल तो मोस्ट रहेगा। तो आप ये समझ सकते हैं अपने बच्चे को अगर कंट्री लेवल पे चाहते हैं कि ओलंपिक जीते या जिस तरह से होता है वो रिप्रेजेंट करे, तो आप क्लास 9th में एग्जाम होगा उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल टाइम नहीं दे पाएंगे, है ना, एकदम फिक्स इसकी एज है 13 14। अगर यूएसए है ना, सबकी 40 अलग अलग है, तो इंडिया मतलब इंटरनेशनल लेवल पे तो हर कंट्री को अपना 40 होता है। तो यहाँ से जैसे फर्स्ट से आपके मान लीजिए कि 80,000 बच्चे बैठते हैं, उसमें से 300 बच्चे सेकंड स्टेज के लिए आएंगे और नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको लगभग 20 स्टूडेंट एंड फाइनल लेवल ऑफ आईजीएस 4 to 5 स्टूडेंट, 2 to 3 स्टूडेंट। मतलब आप सोच सकते हैं इंडिया में 1 या 2 गोल्ड मेडल कोई जाए तो बहुत बड़ी बात है ओलंपिक लेवल पे, तो आप इन बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इतने सारी चीजें अगर वो पढ़ के जाएगा तो फिर सोच सकते हैं उसका लेवल जेईई में क्या होगा। टॉप रैंक तो वहीं से निकलती है, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से आपको सोचना पड़ेगा। और जनरली अवेयरनेस यही रहती है कि 11 12 से प्रिपरेशन होता है, ठीक है, तो वो बच्चे लैग कर जाते हैं। मैं ये दिखा रहा था कि रिजल्ट कैसे आ रहा है, रैंक कैसे लानी है, अभी तक सर ने प्रिपेयर कैसे करना सारी आप लोगों ने फील किया है, बहुत सारे लोग फील किए हैं, इस हिसाब से बता रहा हूँ। इफेक्टिवनेस हमें लानी है, बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। इफेक्टिव पढ़ाई तभी होगी जब हम उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, देन पढ़ाई करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, रैंडम में कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट लेके बैठते हो आपको याद नहीं रहेगा, आप करके देख लो, एक 70% या 60% याद रहेगा। अगर आप चाहते हो अपनी एक्यूरेसी उसी टाइम में बढ़ाना है विद इन आवर, तो आप 95% 90% अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात आती है, ये तो हो गया स्टडी कैसे करना है। पहले
लिखेंगे ये चीज मुझे पढ़नी फिर पढ़ना है। देन रिव्यू ऑफ सब्जेक्ट, रिव्यू का मतलब रिवीजन पे नहीं आ गए, रिवीजन पूरा हर चीज हुई। रिव्यू का मतलब जो भी चलेगा क्लास में आपको सोते समय तो सब जाते हैं सोने के लिए, काम खत्म करने के बाद ना, काम खत्म करने के बाद रात में सबको सोने का टाइम मिलता है और मोबाइल तो हाथ में रहती है। आप क्या करेंगे, जो स्टूडेंट है जो भी आज हुआ है उसको 5 मिनट आप सिर्फ रिव्यू करेंगे अपने माइंड में सोते हुए। मैं भी कहीं बाहर निकला हूँ, मैं स्टेट तो दूर, मैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं गया हूँ। तो जब मुझे बिहार के लिए ऑफर आया तो मेरे माइंड में ये था कि बिहार जाऊंगा तो क्या करूंगा, कैसे वहां पर मेंटेन रहेगा। तो जब बिहार से लड़का कोटा जाता है उसके माइंड में सेम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पढ़ने वो जा रहा है। और एज अ टीचर मैंने अभी तक जितना भी नोटिस किया है ना, एक अच्छा टीचर जब अच्छा बन सकता है जब उसमें लर्निंग एटीट्यूड हो। टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग तभी हो पाती है जब टीचर को भी सीखने का कुछ ना कुछ कंटिन्यू रखना पड़ता है, तब वो स्टूडेंट के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। और मैं यहाँ बिहार में अभी मुझे 15 दिन हुए हैं और 15 दिन में मैंने जो कोटा का एग्जाम किया ना, एक चीज हमारे कोटा में क्या होता है, कोटा ही नहीं अदर स्टेट में भी मेनली वहां पर बोलते हैं अरे भाई मैं हूं ना, अरे भाई मैं कर लूंगा ना। और यहाँ आके मैंने एक वर्ड जो मेरे लाइब्रेरी में ऐड किया है ना, मैं को हटा के हम है ना, और वो हम वर्ड आई थिंक मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं में ना अहंकार छुपा हुआ है और जहाँ अहंकार है वहाँ वासुदेव नहीं होता। और यहाँ के सब लोग मैं वर्ड को तो बोलते ही नहीं है। मैं इसलिए खुश होगी, मेरे अंदर से अगर मैं चले जाएगा ना तो शायद से लाइफ में और सक्सेस मेरे पास आएगी, मेरे नहीं हमारे पास आएगी अब तो इसलिए थैंक यू पहले तो बिहार को और यहाँ के लोगों को जो मुझे और कुछ नया सिखाने को मुझे यहाँ पे दिया है। यस सर, थैंक यू टू एवरी अपॉर्चुनिटी यू गिव्स मी। और ये जो सारी बातें एकेडमिकली बातें हुई है, ये शायद कहीं ना कहीं मेरा दायित्व था बोलना, बट थैंक यू शिव सर, महेंद्र सर, आशुतोष सर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेने के लिए। और पॉइंट्स तो सारे, बट आपको हमारे साथ ज्वाइन अप होकर सीखना होगा। एक लास्ट हमारे तरुण सर हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना फ्यू वर्ड्स ऑन रेजोनेंस पे दें। मैं बचपन में बहुत ही नटखट था, ठीक है, तो टीचर के द्वारा जो पढ़ाते हैं स्कूल में वो पढ़ाते हैं, बट हाँ जो गाइडेंस चाहिए, जो इसके बाद क्या है, एजुकेशन यहाँ अच्छी नहीं मिल रही। तो मैं क्लास 5th ऑनवर्ड से बाहर चला गया, बिहार के बाहर पढ़ने, लगभग भी की, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर किए और फाइनली तो बेसिकली क्या है कि बीइंग अ समस्तीपुर गाइड और बाहर रह करके मैं अपने शहर के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए क्या है कि मुझे वापस आना पड़ेगा अपने शहर। तो जब मैं 2022 अगस्त में अपने शहर समस्तीपुर में आया, तो जिस चीज के लिए मैंने जूझा था, जैसे कि मैंने लैक किया था पढ़ाई को लेकर, तो मैं सोचा मैं इस चीज का दायित्व खुद को लेकर के चलता हूँ। इसको मैंने 2 महीने सोचा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से करूँ। तो मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे गार्जियंस ने मुझे सपोर्ट किया कि आप इस तरह से कर सकते हो चीजें। बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी, बट जो चीजें हैं, जो जेन्युइनिटी चीज है वो रेजोनेंस के पास है। वो जो करती है वो सीना ठोक के कह रही, उन्होंने देखा होगा, उनको उनकी बातें सुनी होगी। वो आज से नहीं कम करीबन 38 साल से वो एजुकेशन फील्ड में, और लाखों बच्चों, लाख नहीं 10-15 लाख बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया है, उनके गाइडेंस किया है, ऐसा चीज है। तो रेजोनेंस इज बेस्ट, मैं ये कहता हूँ, मैं प्राउडली कहता हूँ रेजोनेंस इज बेस्ट। एंड मैं इसका जो सपना है मेरा अभी पूरा नहीं हुआ, मेरा अंदर अभी बाकी है, इसलिए कि जब तक एक सेशन कंप्लीट नहीं होगा और हम रिजल्ट नहीं देंगे तब तक मेरा भूख लगा है। मैं उस भूख को तभी मिटेगा जब मैं रिजल्ट दूंगा अपने शहर समस्तीपुर को रेजोनेंस के थ्रू। तो बस यही है, अभी रास्ता अधूरा है मेरे लिए भी और गार्जियंस लोग के लिए। खास करके आज मेरे को लगता है ये पहली बार ऐसा अपने साथ समस्तीपुर में है कि आज गार्जियंस भी बच्चे बन के 1 घंटे 1.5 घंटे से सुन रहे हैं चीजें, उनको भी अपने स्कूलों की यादें आ गई होगी कि ऐसा भी हम लोग बैठ के पढ़ा करते थे, टीचर से सुनते थे।
तो वो चीजें उनको आज चेरिश हो रही होगी, मेमोरीज उनकी, उनको एक पुरानी बातें याद आ रही होगी। तो बेसिकली यही था ओरिएंटेशन का कि बच्चे जाने कैसे पढ़ाया जाएगा, उनको रेजिडेंस क्या है, कैसे कैसे उनको एग्जाम में हेल्प मिलेगा, यहाँ के टीचर्स के जो वो इतने मेहनत, बेसिकली टीचर्स जो है क्या है, टीचर्स एक गुरु होते हैं। गुरु बस तीन ही लोग को भगवान माना जाता है, पहला तो माता पिता, दूसरा गुरु, तीसरा जो हमारे महादेव है, देवों के देव महादेव। तो अब यही तीनों के गाइडेंस में ही सारी चीजें होती है। तो हर एक पेरेंट्स का अलग दायित्व होता है, गुरु का अलग दायित्व होता है, और भगवान का जो वर्शिप होता है उसके लिए अलग चीज होता है। तो सबका एक हर एक फील्ड में अपना अपना महारत हासिल है। तो वो महारथी आए हैं, और आपको बच्चों को क्या है कि वो उन महारथियों से सीखना चाहिए। आपको उनसे ही पूछना चाहिए सर हमें वो होना चाहिए जील, जिसे कहते हैं कि चाह कि हमको सीखना है, वो चीज पूरा करें, सर से पूछें, कुछ भी हो, किसी तरह की प्रॉब्लम, मैनेजमेंट में हो या टीचिंग में हो, रेजिडेंस इज देयर, आई एम देयर एंड आवर फैकल्टीज आर देयर, आवर टीम आर देयर। वो सारी चीजें आपको सारी टीम्स क्लियर करेंगी। बेसिकली अब मैं एक यही चाहूंगा लास्ट में कि किसी को भी पेरेंट्स को या बच्चों को कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो बेशक उठ के पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ, हमारे टीचर्स यहाँ पे हैं, उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो भी उनके मन में था, लेकर आए थे ये चीज जानना है, ऐसा है ऐसा है। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर कहता हूँ कि आप पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। किसी को कोई किसी तरह की क्वेश्चंस नहीं है। और इसी के साथ मैं ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम को क्लोज करना चाहता हूँ नेक्स्ट वीक। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, गिविंग देयर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। फोकस करते हुए यहाँ पे बेस्ट कहलाना है, एज इन अभी रेजोनेंस यहाँ पे लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे अपना नाम करेंगे तो क्या कहलाएंगे, द टॉपर ऑफ समस्तीपुर टू अचीव समथिंग। किसी भी फील्ड में मैं जेईई मेंस या नीट या पीसीसीबी फाउंडेशन 8, 9, 10 की टॉपर नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी किसी भी फील्ड में अगर आप लोग ये अचीव करेंगे तो सक्सेस किसका रहेगा, आपका। उनका नाम होगा, आपका भी होगा, साथ ही साथ हमारा तो होगा ही, क्योंकि हमने भी बेस्ट किया है आपके लिए। अब लास्ट में एक रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं 8, 9, 10 के, अपने बुक्स को कलेक्ट करते हुए अपने घर को प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन। उन्हीं के बीच में डाउट क्लास रहती है, बच्चा डाउट क्लास में पूछ लेगा, वहाँ पूछ लो, तो एक नया कंसेप्ट जो लेके आए वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा इनके लिए। मतलब कि जो भी एग्जाम वगैरह ओलंपियाड्स के, हाँ मतलब जॉब के लिए भी है, तो सबके लिए फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल। जैसे मतलब ये बेसिकली जितने भी आप मान लीजिए कि अपना बच्चा आने वाले कल में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम बैठेगा ना, उसको उस एग्जाम की भनक यहाँ लग चुकी है। देखो अपन गवर्नमेंट एग्जाम नहीं जाते हैं, वहाँ OMR भरना है, इससे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, यहाँ पे हर 15 दिन में होना ही ऐसा ही है। बच्चा पहली बार OMR भरने में गलती करेगा, दूसरी बार करेगा, क्वेश्चन को रीड करेगा, लिमिटेड 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो आएंगे उनको पहले करना है, फिर इधर फिल करना है, तो स्पीड भी बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी। तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। मतलब कि अपना ये छोटा छोटा जो स्टेप चलेगा ना, आने वाले फ्यूचर में मान लीजिए नीट करते हैं, जेईई करते हैं या जो भी करते हैं, तो उसमें एंट्री करने के लिए तो पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना पड़ेगा। तो वहाँ उतरने के लिए वो है कि
सडनली वहाँ उतारो, तो वही कि बच्चा पापा में डाउट में था कि अगर एक गलत हो गया तो सारे गलत भी हो सकते हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो तैयारी मिल जाएगी। अब ऐसा होता है कि स्कूलिंग में चैप्टर खत्म, उसके पीछे लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या बच्चे को चैप्टर रीड करना पड़ेगा, तो रीड करेगा ना तो उसको पता चलेगा कि हाँ यार इस बार सर ने इस लाइन से क्वेश्चन दिया था हमने। तो हैबिट वो बढ़ेगी कि हर एक लाइन का अपना अपना एक कहते हैं ना कि एक मीनिंग होता है, तो बच्चे उसको कैच करना सीखेंगे तो ये तो पता इनको आ जाएगा कि हाँ यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। बड़े लेवल पे देखो गवर्नमेंट साहब कहती है कि आउट ऑफ द एनसीईआरटी कुछ नहीं आता, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो लो हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सब में उसी में से आता है। बात ये होती है सिर्फ कि वो घुमा के पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो अपने को अगर उसकी सारी कोडिंग डिकोडिंग पता है कि हाँ भाई इस लाइन का मतलब ऐसे निकालेंगे तो ये भी तो होगा, तो वो फायदा ही ये। सारी फैकल्टी यहीं पे है आपके सामने, ऐसा नहीं है कि भाई की क्लास है कि कहीं और जा रहे हैं। जैसे बड़ी सिटी में क्या होता है कि उसके 4 लेक्चर यहाँ हैं, 4 लेक्चर वहाँ हैं, हम सुबह से शाम आपके साथ यहीं पे। जब इनका मन करे क्लास में, क्लास के बाहर मान लो कि क्लास में नहीं समझ में आप पूछना है, यहीं पे हैं सारे, कभी पूछ सकते हैं। तो ये पर्सनली एक बेनिफिट है। और अपनी कोचिंग में ये है कि चाहे कोटा में देखो, ओवरलोडेड क्लासरूम नहीं है, अपने ओवरलोडेड क्लासरूम नहीं रखते। 150 की सीटिंग है तो वहाँ पे देखते हैं 100 तक रखी है, 50 की तो वहाँ पे 30 तक रखी है, ताकि उस टीचर को बच्चे का धीरे धीरे नाम वगैरह सब पता रहे कि बच्चा कैसा कर रहा है। 400 बिठा दोगे, लिमिटेड 60 मिनट का स्लॉट है, उन 60 मिनट में मैं पढ़ाऊंगा कि बच्चों को देखूंगा, पता ही नहीं कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। बस यहाँ पे ये फायदा है कि यहाँ पे एक सीटिंग स्ट्रेंथ होती है ना, वो 25 to 30 रखते हैं। बस एक बच्चे का फोकस रहे कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है अपने, ये चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं। स्कूलिंग में कितने बच्चे थे क्लास में? 55 थे ना। अब 55 मान लीजिए 55 है और मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास आपने एक 1 आवर का लेक्चर दिया मुझे, तो 55 मिनट के हिसाब से देखो तो बच्चों को कितना मिनट मिला मुझे। अगर मैं पर्सनली केयर करने जाऊँ तो एक बच्चे से 1 मिनट ही मिल पाया। वो एक कम होने का ही बेनिफिट है कि हाँ बच्चा रेगुलेटिव में पता रहता है कि हाँ कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे बच्चा इतना टच में आ जाता है, टीचर के पता रहता है कि हाँ इसका लेवल ये है, ये गलती ये कर रहा है, इसको सुधारना कैसे। तो ये काफ़ी बेनिफिट वाली बात है। तो शुरू करते हैं, आपको कल से स्टार्ट है आपका सेशन। थैंक यू।